नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की खेती मुख्यतः जो है सो खरीफ मौसम में की जाती है। धान की खेती जो है सो खरीफ मौसम में विभिन्न प्रकार के जलवायु में की जाती है, जो कि जलवायु पर आधारित है। इसमें पहली जलवायु है ऊपरी ज़मीन जिसको कहते हैं। इसमें जो है सो जल जमाव जो है नहीं के बराबर होता है। इसमें जो है हम लोग आगात किस्में का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी अवधि 90 से 100 दिनों की होती है। जैसे कि इसमें जो अनुशंसित प्रभेद है वो है रिछारिया, धनलक्ष्मी, सहभागी। इसका हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है नर्सरी तैयार करने के लिए 10 से 20 जून तक तैयार कर सकते हैं और 10 जुलाई तक जो है इसको खेत में जो है सो रोपनी कर सकते हैं। दूसरी है मध्यम भूमि, जिसमें जल जमाव जो है सो 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो है सो मध्यम अवधि की किस्में जैसे राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सुहासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सहभागी, राजश्री का उपयोग कर सकते हैं। ये वैरायटियाँ जो है 100 से 120 दिनों की होती है। इसकी नर्सरी जो है 1 से 20 जून तक तैयार कर सकते हैं और रोपनी जो है 20 जुलाई तक जो है सो खेत में कर सकते हैं। तीसरी है निचली ज़मीन, जहाँ जल जमाव जो है 40 से 50 सेंटीमीटर तक हमेशा लगी रहती है। इसमें जो है सो 130 दिनों से ज़्यादा की वैरायटियाँ जिसे हम लंबी अवधि की वैरायटियाँ कहते हैं, उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो अनुशंसित प्रभेद है वो है स्वर्णा सवन, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र मंसूरी। दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। नर्सरी लगाने के पहले खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। वहीं खेत में पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम होना चाहिए। मई जून में प्रथम वर्षा के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लेना चाहिए। पौध तैयार करने के लिए खेत में 2-3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रुपाई के लिए उखाड़ने में मदद मिले और जड़ों का नुकसान कम हो। पौधे के अच्छे विकास के लिए धान नर्सरी में प्रति 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यदि पौधों में पीलापन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा आधा किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बीज दर की बात करें तो मध्यम और मोटे दानों के लिए हम लोग जो बीज दर उपयोग करते हैं वो 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। महीन दानों के लिए जो है सो हम लोग 22 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बीज दर उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसान भाई वो समय रहते धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 0 टिलेज या सीड ड्रिल मशीन से जो है सो धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो बीज दर है वो 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम लोग का बीज है वो प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें और बीज की गुणवत्ता का जो है ध्यान रखें। बीज उपचार की बात करें तो इसमें जो है सो फफूंद जनित बीमारियों के लिए जो है सो हम लोग जो बीज उपचार कर सकते हैं, इसमें जो है बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज से जो है सो इसका बीज उपचार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जो है सो हम लोग का जो बीज है उसको अंकुरन करना जो है सो बहुत ज़रूरी होता है। बीज को जो है सो फुलाकर जूट के बैग में 24 घंटे तक जो है सो पैक करके जब अंकुरित हो जाए तब जो है सो उसका जो नर्सरी तैयार करें। इससे क्या होता है कि बीज जो है सो बर्बाद कम होता है। बुआई के पहले खोखले व खारब बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं, जिससे खोखले और खराब बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इसके बाद बीजों को छानकर अलग कर लें। बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर 36 से 48 घंटे तक ढेर बनाकर रखना चाहिए, जिससे बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाए।
इन अंकुरित बीज को खेत में लेव लगाकर 2 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव विधि से बोया जाना चाहिए। इसमें जो है सो खेत में उर्वरक की बात करें तो 120 केजी जो है नेत्रजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास का हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेत्रजन की जो है 1/4 भाग जो है रोपनी के 20 से 25 दिन बाद जो है सो हम लोग खेत में दे सकते हैं। आधी मात्रा जो है बाली निकलने के समय दे सकते हैं और शेष मात्रा जो है सो बाली निकलने के बाद हम लोग जो है खेत में उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो है सो रोपाई के 2 से 3 दिन बाद जो है पोटीला क्लोर जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है खेत में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय पुष्पन और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे चलकर भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके। तो आप इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान। आज हम लेकर आए आपके लिए तोरई की खेती, तोरई की खेती में किए जाने वाले कार्य। इस समय जो है तोरई की खेती में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको कृषि कार्य बोलते हैं, कृषण कार्य बोलते हैं। इसको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय जो है तोरई की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है आपको निंदाई और गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई इस समय जो है फसल मांग कर रही है। आपके खेतों में आप देखेंगे कि फसल जो है निराई गुड़ाई की मांग कर रही है। तो निराई गुड़ाई के लिए जो है किसान भाइयों तोरई की फसल में जो है निराई गुड़ाई खुरपी से, और जिनके पास में जो है उन्नत यंत्र है वो रोटरी टिलर के माध्यम से जो है निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, तोरई की फसल अभी फूल और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर अगर आप सिंचाई प्रबंधन ठीक तरह से नहीं करते हैं तो आपके फसल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए आप फसल में नमी की कमी न होने दें। तो किसान भाई जो है इस समय निराई गुड़ाई करने के साथ साथ में जो है जो कार्य होता है गर्मी के मौसम में वो है सिंचाई प्रबंधन। किसान भाई को सिंचाई प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों को मिट्टी के आधार पर, फसल के आधार पर जो है और फसल की मांग अनुसार जो है इस समय सिंचाई करने की आवश्यकता है। अमूमन अगर बात करें तो तोरई की खेती में, तोरई की फसल में जो है 6 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और जिन किसान भाइयों ने तोरई की खेती जो है ड्रिप के माध्यम से कर रखी है, टपक सिंचाई के माध्यम से कर रखी है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद टपक सिंचाई साबित होती है। तो किसान भाइयों को ये सब तकनीकों का समावेश अपने खेतों में करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हम अभी बात करें कि इस समय फसल जो है तोरई की जो फसल है वो खाना मांग रही है, पोषण मांग रही है। तो इसके लिए जो है परनी छिड़काव जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। परनी छिड़काव के रूप में किसान भाइयों को जो NPK आता है 19-19-19 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसकी जो है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, या अगर कई किसान भाइयों ने इसको कम लगा रखा है तो 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में किसान भाई घोल बनाकर छिड़काव करता है, तो इसके परिणाम बहुत ही बेहतर मिलते हैं। और जिन किसान भाइयों ने जो है ड्रिप लगा रखी है तो वो किसान भाई जो है वेंचुरी के माध्यम से फर्टिगेशन कर सकते हैं और इसका जो है बहुत ही अच्छा जो है परिणाम इसका प्राप्त कर सकते हैं। तोरई की फसल में कीट और रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर आप इन कीट और रोगों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण करें। अब हम देख रहे हैं किसानों के खेतों में इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या जो आती है कीट की, बीमारी की। तो कद्दू वर्गीय फसलों में हम देखते ज़्यादातर जो है यही पम्पकिन बीटल जो बहुत ही तेजी से इस समय लगता है कद्दू वर्गीय फसलों में। तो इसके लिए जो है किसान भाइयों को जो है पम्पकिन बीटल के लिए जो है अल्फा मेथिर नाम की जो दवाई है उसकी 25 से 30 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से जो है किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के लिए नुकसानदायक कीड़ा है फल मक्खी, जिसकी चर्चा किसान भाई हर समय करता है। हम जब भी खेतों में जाते हैं किसानों के खेतों में तो यही कहता है, साहब हमने तो बहुत अच्छे तरीके से ये खेती कर रहे थे, वो
वो कीड़ा आता है, डंक मार के चला जाता है और हमारे उत्पादन को कमी करता है, हमारे उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है। ये जो फल मक्खी कीट है ये बहुत तेजी से इसका संक्रमण इस समय होता है और वो फूल से जब फल बनता है उसी अवस्था में डंक मार देता है, तो आने वाला जो फल होता है वो कुबड़ा होता है और मार्केट में इसको कोई खरीदता नहीं है। तो इसके लिए जो है आप फल मक्खी का जो है फेरोमोन ट्रैप बाजार में आता है। 1 एकड़ में इसको जो है शुरुआती अवस्था में अगर हमको चेक करने की बात करें तो 5 से 6 लगाना चाहिए और पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है तो 10 से 15 अपने को उसमें लगाना चाहिए। इसके अलावा आप फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं किसान भाई, इसको भूरी मस्सी बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो आप खेतों में गए तो बोले पाउडर सा हो गया है, पाउडर सफ़ेद हो गया है। सो कोई सफ़ेद मस्सी बोलता है, कुछ अलग अलग नामों से बोलता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर बीमारी का नाम अलग अलग होता है। समझने की बात अगर हम करें तो जब सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है ऊपर और नीचे जमता है तो जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, ऊपर जमता है तो हम उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसके लिए किसान भाई जो है जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसके लिए बहुत ही अच्छा फफूंद नाशक है। तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इसमें उपयोग करें तो इसमें जो है अच्छे परिणाम किसान भाई को मिलते हैं। इसकी जो है लगभग जो है 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से इसको उपयोग करना चाहिए। और किसान भाई जो है गर्मी के मौसम में ध्यान रखें कि फफूंद नाशक दवाई, कीटनाशक दवाई का उपयोग जो है वो संध्या के समय करें। जब तापमान कम हो जाता है उस समय जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई का उपयोग करें। इससे जो है बहुत अच्छे परिणाम उसको फफूंदनाशक के मिलते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाई नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आम की इतनी ज़्यादा खेती हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय अगर कीटों की बात करें तो सबसे मुख्य कीट इसमें फल मक्खी का आक्रमण होता है। तो फल मक्खी जो हम लोग देखते हैं कि बैक्टोसेरा डोर्सालिस इसमें सबसे प्रमुख जो है फल मक्खी है। ऐसे तो इसकी 30 प्रजाति है जो फलों को नुकसान पहुंचाती है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारा फल मक्खी के द्वारा किस तरह से हमारी फल को क्षति पहुंचता है। ये मक्खी क्या करता है कि फल में छेद करके जो उनका वो भी पोजिटर है उसमें वो क्या करता है, पोजिटर के द्वारा एक होल बनाता है और वहाँ पर एक जो है अंडे को छोड़ देता है। बाद में वो सीमेंट कलर हो जाता है और वहाँ से हैच करके वो अंदर फलों को खाते रहता है। जब वो फल पकने की अवस्था आती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो फल है उसमें काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उसके बाद जब उसको तोड़ करके देखा जाता है तो उसमें काफ़ी संख्या में मैगोट मिलते हैं और वो मिलने से उनका जो है गुणवत्ता काफ़ी खराब होता है, बाजार में उसका मूल्य भी कम मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। वैसी परिस्थिति में किसान भाई को जो है मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अगर किसान भाई उसको शुरुआती स्तर से अगर उसको अपने फसल को बचा सकते हैं तो उसके लिए उनको जो है 2-3 मेथड है उसका व्यवहार करें तो निश्चित रूप से उसमें वो फल मक्खी से बचा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो बाज़ार में इसके लिए फ्रूट फ्लाई कैचर आता है। फल मक्खी को पकड़ने के लिए जो है वो कैचर है, कैचर का व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो लगभग जो है हम लोग देखते हैं 125 से 150 रुपये के आसपास इसका दाम है, जिसमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई अपने से बनाना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनके पास इथाइल अल्कोहल जो है वो 60 ml हम लोग लेते हैं। लकड़ी का लगभग 2 इंच का एक गुटका जो प्लाईवुड का होता है उस गुटका लेते हैं। मिथाइल यूजिनोल ये बहुत कॉमन है। ये मिथाइल यूजिनोल का जो है
है वो बाज़ार में मिलता है 40 ml मिथाइल इजोनोल लेंगे, और मैलाथियान या DDBP अगर दवा है तो 20 ml दवा लेंगे। और ये एक जो है गुटके के लिए 2 इंच 2.5 इंच के गुटके हैं, उसके लिए काफ़ी होता है। इसमें 24 घंटे तक उसमें जो है सोख करा देते हैं। आपके पास कोई भी पुराना बोतल है 1 लीटर 2 लीटर का, तो उसका आधा काट के उसके कीप को उलट देते हैं और उसमें जो है 2-3 होल बना देते हैं थोड़ा बड़े साइज का, और नीचे में जो है उसमें आप चाहें तो पानी भर दीजिए या ड्राई भी रख सकते हैं। अगर उसको आप लटका करके अगर रखेंगे तो हम लगता है कि 1 एकड़ के लिए 7-8 जो है वो सफिशिएंट होते हैं। आप अगर उसमें लगा करके रखें तो लगभग 1 महीने तक इसमें से जो मिथाइल यूजोनोल है उसका जो गंध निकलता है, तो जितने भी उसमें मादा का गंध होने के वजह से नर जो है जो मक्खी है वो आकर्षित होती है, और चूंकि इसमें कीटनाशक मिला हुआ है तो उसमें वो सट करके और उसमें बैठता है, तो वहाँ पर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। नर मादा आपस में मिलता नहीं है, तो वो अंडे उसमें जो है वो देते नहीं है। दूसरा जो है, अगर हम लोग मान लीजिए अभी जो है जैविक की बात करते हैं, तो कोई चाहते हैं कि हम लोग जो है कीटनाशक का व्यवहार नहीं करें, तो वैसी परिस्थिति में आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसके पास जो है 20 से 30 ग्राम गुड़ है और उसमें 20 से 30 ml जो है हम लोग सिरका मिला देते हैं, और सिरका मिला करके और उसी तरह का बोतल में अगर हम लोग भर के रख दें तो उससे हमारा जो है वो फल मक्खी का को हम लोग आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको अगर कीटनाशक का अगर छिड़काव है तो मैलाथियान 50% आता है, उसका 2 से 2.5 ml, उसमें जो है 10 से 15 ग्राम गुड़ मिला करके स्प्रे करें। लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आप फल मक्खी का जो ट्रैप लगाएंगे उससे आप जो है अपना फल मक्खी से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो किसान भाई को मैं यह ज़रूर सलाह दूंगा कि आप जो है फल मक्खी से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ट्रैप लगाएं और उस फंदा से जो है अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करें और अच्छी गुणवत्ता का फसल जो है वो बाज़ार में बिक्री करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोराई, जिला समस्तीपुर के कृषक गंगा दयाल ने। ये मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गंगा दयाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों के देखभाल कैसे करेंगे उस संबंधित चर्चा करेंगे। चाय के बारे में वैसे बताएंगे। आपका बक्सा जगह कहीं रखा हुआ है उसको तो तुरंत हटा नहीं सकते हैं, उसको धीरे धीरे पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा। और अगर माइग्रेशन का स्थानांतरण करते हैं तो ऐसे जगह पर ले जाके रखिएगा जहाँ माइग्रेशन का जो सोर्स है, यानी कि जो भी फसल का सोर्स है उसके साथ साथ छायादार जगह पर बक्से रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि पानी का प्रबंधन होना चाहिए। और तीसरी बात है कि भोजन, तो भोजन जैसे बताया कि माइग्रेशन कीजिएगा। गर्मी में स्थानांतरण करते समय बक्सों के ऊपर पानी छिड़कते रहें और यात्रा रथ के समय ही करें। नई जगह पर बक्सों को लगभग 8 से 10 फुट की दूरी पर मुंह पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ रखें। मधुमक्खियों को लू से बचने के लिए छायादार स्थान पर रखें जिससे गर्म हवा सीधे मौन ग्रहों के अंदर न घुसे। मौन वाटिका में यदि छायादार स्थान न हो तो बक्से के ऊपर छप्पर या पुआल डालकर उसे सुबह शाम भिगोते रहना चाहिए जिससे मौन ग्रह का तापमान कम बना रहे। इस मौसम में लत्तरदार सब्जी बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, किसान लोग लगाते हैं। तो ऐसे जगह पर जहाँ लत्तरदार सब्जी बहुत अधिक मात्रा अधिक एरिया में है वैसे जगह पर बक्से को रखिए। चीनी का सीरा, यानी कि 1 किलो चीनी को 1 लीटर पानी में घोल के देना पड़ेगा और ये शाम के वक्त दीजिए। और ध्यान रखिए कि चीनी का सिरा इधर उधर न गिरे, नहीं तो क्या होगा कि मधुमक्खी 2 बक्से के मधुमक्खी आपस में लड़ने लगेंगे। ये सब बिंदु पर ध्यान देना जरूरी है। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट
कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मेक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहां पर मधुमक्खियों का परागण के लिए पलायन न करें। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक एवं चिड़ियों से बचाव करें। क्या होगा, इसमें मोमी पतंगा आने का चांसेस अधिक हो जाता है। वह बरसात के मौसम में अधिक होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी के मौसम में अगर 2-4 दिन बारिश अगर हो जाए तो उसी समय से मोमी पतंगा का आक्रमण शुरू होने लगता है। मोमी पतंगा का जो मादा होती है वो अंडा दे देती है छत्ता के अंदर, और वहीं से पिल्लू या लार्वा निकल के मोम को ख़त्म कर देता है। मोम के साथ साथ उसके जो मधुमक्खी के बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।